ओके, डिस्कस कर रहे हैं हम असाइनमेंट के बारे में कि असाइनमेंट जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपकी 10% की असाइनमेंट होगी, ठीक है? और इस असाइनमेंट में आपको एक आर्टिकल लिखना होगा, आपको आर्टिकल जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपको टॉपिक्स हर स्टूडेंट को अलग टॉपिक मिलेगा। हर स्टूडेंट ने अपना सेपरेट टॉपिक पे काम करना है। जो स्टूडेंट हैं आपके डीपीटी से हैं या आपके एमएलएस से हैं, मेडिकल इमेजिंग से हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट को टॉपिक जो है अगर ये चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का टॉपिक मुझे अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड सेंड करेंगे, ठीक है? और उस टॉपिक पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे सेंड पहले बताना ज़रूरी होगा कि हम इस टॉपिक पे काम करेंगे। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो मेडिकल इमेजिंग से हैं, एमएलएस से हैं या फिर वो आपके जो दूसरे डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अब इस असाइनमेंट के अंदर आपको जो है जो भी टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर आपको 2 पेजेज़ के ऊपर लिखना पड़ेगा। 2 पेजेज़ उसके ऊपर लिखने होंगे मिनिमम। ये रेफरेंसेस के बगैर है, रेफरेंसेस काउंट नहीं होंगे इस पेजेज़ के अंदर। तो 2 पेजेज़ आपको मिनिमम लिखना होंगे, बगैर रेफरेंस के। और आपके 2 पेजेज़ लिखने के आपको जो नंबर मिलेंगे, अगर 2 पेजेज़ आपने लिखे हुए तो उसके आपको 2 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? इसके साथ जो है आपके 5 आपने रेफरेंस लाज़मी देने होंगे इसके अंदर, 5 रेफरेंसेस, ठीक है? तो ये मैंने इसके अंदर तरीका रेफ़रेंस किस तरह देने हैं, ये मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ईमेल में कि रेफ़रेंस एंड नोट कैसे इस्तेमाल करना है, रेफ़रेंस ढूँढना कैसे है, आप वेबसाइट से मटीरियल ले रहे हैं तो उससे रेफ़रेंस कैसे ऐड करना है, सारा कुछ मैंने एक वीडियो के अंदर बता दिया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वो वीडियोज़ शेयर कर दूँगा, आप उसके ऊपर देख लीजिएगा। 5 रेफ़रेंस देना ज़रूरी है, 3 नंबर का रेफ़रेंस। ये आपको अगर आपने 5 रेफ़रेंस दिए हुए तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएँगे। अगर आपने 2 पेजेज़ का डाटा लिखा हुआ है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। कंटेंट, अब कंटेंट जो है आपका कैसा है? कंटेंट अच्छा होगा, आपको 5 नंबर मिलेंगे और इसी के अंदर आपका प्लेजरिज़्म भी आता है। प्लेजरिज़्म जो है आपका 20% 20% से कम होना चाहिए। अगर आपका प्लेजरिज़्म ज़्यादा है तो आपके नंबर कटेंगे। तो ये याद रखिएगा प्लेजरिज्म आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो है आपने फ़ॉन्ट स्टाइल जो यूज़ करना है वो टाइम्स न्यू रोमन। अभी यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन जी आपके पास आ रहा होगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा। ये टाइम्स न्यू रोमन जो है ना आपने ये वाला जो सिलेक्ट करना है, टाइम्स न्यू रोमन वाला। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वर्ड का फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए आपका। हेडिंग जो है वो 14 होनी चाहिए आपकी हेडिंग का जो साइज़ है, ठीक है? ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। सोर्सेज़ आप कौन-से यूज़ कर सकते हैं? आप जो है सोर्स में आपके जो मैंने टॉपिक्स उठाए हैं ज़्यादातर ये डॉक्टर जोश एक्स की वेबसाइट से उठाए हैं। आप इस वेबसाइट से अपना मटीरियल ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से अपना मटीरियल उठा सकते हैं, पबमेड से अपना मटीरियल उठा सकते हैं। आप इधर से अपना मटेरियल कंटेंट ले सकते हैं। याद रखिए आपने इस असाइनमेंट में आप 10 में से 10 नंबर आपके आ सकते हैं और बहुत आसान है आपको। आपको मैं बहुत टाइम दूँगा, यू हैव इनफ टाइम। आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। सिर्फ़ 2 पेजेज़ लिखने हैं, 2 पेजेज़ ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो बहुत आसानी से आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करेंगे इसमें। 2 पेजेज़ कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप रोज़ाना के 3 से 4 लाइन्स में लिखें, तो ये आपके 5 दिन में, 6 दिन में या हफ़्ता लगा लो, इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको इसके लिए 2 हफ़्ते दूँगा। तो आपने इसके ऊपर टाइम लगाना है मटेरियल कलेक्ट करने में, उसको लिखने में सिर्फ़ 2 पेजेज़ लिखने हैं आपने। आपको इसके 2 पेजेज़ के 10 नंबर मिल सकते हैं। असाइनमेंट में से आप 10% पूरे नंबर ले सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। अगर आपका प्लेजरिज़्म आ गया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये आपका ज़हन में रखें, प्लेजरिज़्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज़्म चेक करने के लिए मैं आपको टर्निटिन की एक्सेस दे दूँगा। आप टर्निटिन से प्लेजरिज़्म चेक कर सकते हैं। मैं आपको क्लास डिटेल्स, क्रेडेंशियल सेंड कर दूँगा। आप उससे लॉगिन होंगे तो आप टर्निटिन से अपने असाइनमेंट का प्लेजरिज़्म चेक कर सकते हैं। किसी और वेबसाइट से चेक करेंगे वो प्लेजरिज़्म आपको सही नहीं बताएगा। वो आपको यही उसमें आएगा कि 100% ये जो है यूनिक कंटेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
वो प्लेजरिज्म एग्जैक्ट नहीं बताता। ठीक है, तो इस तरह जो है अब अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। मैं आपके साथ किस तरह आपने एंड नोट यूज़ करना है या किस तरह मटेरियल कलेक्ट करना है, वेबसाइट से रेफरेंस किस तरह ऐड करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उस पे आप मिल जाएँगे। अब बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछेंगे, जो कि आज एब्सेंट हैं, वो पूछेंगे कि असाइनमेंट के बारे में। उनको मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनको रिकॉर्डिंग ये आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इस लेक्चर के साथ ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उनको बताइएगा कि आप ये रिकॉर्डिंग देखिए, उसके अंदर डिटेल है कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है, तो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप ज़रूर पूछिए। ग्रामरली यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया, ग्रामरली ऐड करना ज़रूरी था यहाँ पे, लेकिन ग्रामरली आप ग्रामर चेक करके यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ग्रामरली का एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम के अंदर। जस्ट राइट ऑन गूगल क्रोम ग्रामरली एक्सटेंशन। आप वहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएगा, ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ से अपने एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे। आप एक और भी आप अपने वर्ड के अंदर ग्रामरली की एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री है। जस्ट राइट ऑन गूगल क्रोम ग्रामरली फॉर वर्ड, तो आपके पास वर्ड का ग्रामरली आ जाएगा। उसको डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके वर्ड के अंदर ग्रामरली आ जाएगा और आप वहां से इजीली आप अपना जो है असाइनमेंट जितने भी उसके अंदर आप ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं वो पता चल जाएगी। तो आप ग्रामरली यूज करेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है? ग्रामरली फॉर एमएस ऑफिस। आप ये वाला ग्रामरली सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जो भी आप मिस्टेक्स ग्रामर से रिलेटेड कर रहे होंगे वो आपके मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर देगा। ये जो है अभी आप कह रहे हैं कि प्लेजरिज्म ग्रामरली से प्लेजरिज्म चेक नहीं होता, ग्रामरली से हम ग्रामर चेक करते हैं। तो ग्रामरली आप यूज करेंगे, आप नॉर्मल वैसे भी आप जब ईमेल लिख रहे हो तो ग्रामरली का यूज करें ताकि कोई मिस्टेक न रह जाए ग्रामर से रिलेटेड। जब आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट कोई भी आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ग्रामरली का यूज आप लाजमी करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का क्रिटिकल अप्रेज, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में क्लास बात की कि हमने डिस्कस किया क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसके अंदर जो हम एग्जांपल आज ले रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं मोरिटा थेरेपी के एग्जांपल ले रहे हैं कि हम मोरिटा थेरेपी का डिप्रेशन के ऊपर क्या effect है। हम मोरिटा इसको यूज करेंगे। हम इस एग्जांपल को लेंगे, इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, उन्होंने मोरिटा थेरेपी का इफेक्ट देखा डिप्रेशन के ऊपर, और ये पायलट स्टडी है, पायलट रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। पायलट स्टडी वही होती है जो कि एक शॉर्ट स्केल पे की जाती है ताकि आप स्टडी की फिजिबिलिटी को देख रहे हैं, उसको ड्यूरेशन को देख रहे हैं, कितनी देर तक स्टडी चलेगी, कॉस्ट उसकी, उसके एडवर्स इवेंट्स, ये सारी चीजों को आप देख लें ताकि जब आप लार्ज स्केल पे आप स्टडी करें तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आई जा सके। तो जो एग्जांपल हमने लिया है वो एक पायलट रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है जिसके अंदर मोरिटा थेरेपी का इफेक्ट देखा जा रहा है डिप्रेशन के ऊपर। इस स्टडी के अंदर आप देख सकते हैं, इस स्टडी मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। यू कैन डाउनलोड कंप्लीट आर्टिकल, ये जो आप रिव्यू आर्टिकल जो कि हम एग्जांपल ले रहे हैं आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके साथ जो है आप कैश जो हम क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम है, कैश के आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जो है आपको उसको कंसीडर करने हैं, वो जो है उसकी फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है इसको कंसीडर किया जाता है दैट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड एविडेंस। अब ये देखें यहाँ पे ये आपका रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल फॉल कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आपका रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल फॉल कर रहा है। अब आप जो है इसके बाद जो आता है वो है सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू हम कहते हैं दैट्स द मोस्ट, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, ठीक है? तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो है दैट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड एविडेंस। ये आपको इट बिल्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करता है कि आप जो है इंटरवेंशन, मिसाल के तौर पे जब आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कर रहे होते हैं आप इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी आप ट्रीटमेंट आप इंटरवेंशन ग्रुप को या फिर आप कंट्रोल ग्रुप को। तो आप इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के बाद आप उसका इफेक्ट देखते हैं क्या आया, तो आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं कि इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट है या नहीं। तो
आप randomized control trial से you establish you find cause effect relationship between two variables. आपका जो randomized control trial है इसके अंदर आप randomly पहले population को select करते हैं sample को, उसके बाद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने इंटरवेंशन दी, फॉलो अप किया और उसके बाद आप एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस तरह जो है randomized control trial करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कैस्पो, दैट इज द क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम। हमने जैसे पहले बात की, इसके तीन सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन के अंदर हम स्टडी की वैलिडिटी को देखते हैं, दूसरे सेक्शन के अंदर हम उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को देखते हैं और तीसरे सेक्शन के अंदर हम उसकी वैल्यू एंड रेलेवेंस को देखते हैं। तो हम तीनों पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर कैस्प को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या जो स्टडी ने आपके जो रिसर्च क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन किया, जैसे हमने सिस्टमैटिक रिव्यू में डिस्कस किया था वैसे ही है सेम कि इस स्टडी के अंदर क्या रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको ऊपर जो है क्लियरली उसको डिफाइन किया गया है। जितने भी उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने पॉपुलेशन को देखा, हमने इंटरवेंशन को देखा, पॉपुलेशन आर प्रॉब्लम आर पेशेंट्स, हमने इसके अलावा हमने देखा इसके इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए, उसके कंपैरिजन या कंट्रोल ग्रुप एंड देन आउटकम्स। इस चार पॉइंट्स को क्या इन्होंने डिफाइन किया हुआ है या नहीं, तो हम इसको देखते हैं को डिफाइन किया है या नहीं। ये देखिए इसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने 18 इयर्स ओल्ड के लोग लिए, तो जो उनको डिसऑर्डर कौन सा था, उनको था डीएसएम, सॉरी दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल। उन्होंने जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को उठाया और उनको इन डिसऑर्डर्स को उन्होंने डायग्नोज कैसे किया हुआ था, थ्रू DSM-4 दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। सो ये मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस के लिए, इसके थ्रू उन्होंने जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट डायग्नोज हुए हुए थे 18 इयर्स ओल्ड के, उनको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उनको मोरिटा थेरेपी जो इंटरवेंशन किया, मोरिटा थेरेपी इंटरवेंशन दी। उसके बाद उन्होंने कंट्रोल में क्या रखा, कंपैरिजन में क्या रखा, आप कंपेयर कर रहे हैं ऐसे स्टडीज को जिनके अंदर उन्होंने कोई अल्टरनेटिव थेरेपी दी गई, इससे रिलेटेड सिमिलर थेरेपी दी गई, उसके साथ उन्होंने कंपैरिजन। सो हम देख रहे हैं, हमें उसने पॉपुलेशन बता दी, प्रॉब्लम बता दी, इंटरवेंशन बता दी, साथ में आपको कंट्रोल कंपैरिजन भी बता दी। अभी एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे आउटकम्स का। आपका पाइको वाला जो आपके टर्म है, पाइको टर्म, इसके चार पॉइंट्स हैं, इसके एक टर्म रहेगी आउटकम्स। आउटकम्स उन्होंने कहा कि इसके आउटकम रेट ऑफ थेरेपी के आउटकम्स क्या आएंगे कि जो आपकी सिवियरिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ये कम हो जाएंगी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की सिवियरिटी कम होगी। आपके उन्होंने उसकी मेजर कैसे की आपके सिवियरिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, they use questionnaire, that is a public health questionnaire, PHQ, public health questionnaire। इसके अलावा गैड सिम्टम्स की जो सिवियरिटी उन्होंने मेजर की, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो कम होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, सोशल एडजस्टमेंट बेहतर होगी उन पेशेंट्स की, एंड उसके बाद पार्टिसिपेंट एटीट्यूड्स एंड दे मेजर, दे आल्सो यूज मोरिटा थेरेपी स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर टू मेजर द पार्टिसिपेंट्स एटीट्यूड्स। इन सारे उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो हैं आउटकम्स जो हैं ये सारी चीजें बेहतर होंगी इन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पेशेंट्स के अंदर, एंड दे मेजर इट थ्रू यूजिंग डिफरेंट क्वेश्चनर्स, एंड इसके साथ इनको 4 मंथ के लिए उन्होंने ये ट्राई करेंगे, ये उन्होंने बताया। अब इन जितने भी एक पॉइंट्स थे पाइको टूल के आपके, वो सारे इन्होंने क्लियरली डिफाइन किए, तो यू कैन क्लिक ऑन जेट कि इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है अपना रिसर्च क्वेश्चन। Second question, was the assignment of patients to the treatment randomized? पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई वो randomized थी। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि जो ये RCT जो वो कर रहे हैं randomized control trial, ये पायलट ट्रायल था, पायलट फिजिबिलिटी ट्रायल था, पायलट, एंड इसके अंदर उन्होंने पैरेलल ग्रुप randomized control trial दे यूज, पैरेलल ग्रुप randomized control trial। पैरेलल ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आप सारे सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे,
एक को आपने कंट्रोल में रख लिया, एक को आपने इंटरवेंशन में रख लिया। तो दैट इज़ इन्होंने इस तरह किया। जब उन्होंने इक्वली डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि जो इंटरवेंशन देंगे वो सारों को रैंडमली जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेसिफिक ग्रुप को एक जगह पे रख दिया, वो खुद लोगों को सिलेक्ट किया, पिक किया, ऐसा नहीं किया आपने। और रैंडमली लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर आपने उनको इंटरवेंशन दी। ओके। तीसरा सवाल ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, क्या एट द एंड ऑफ द स्टडी कंक्लूजन तक वो अपनी स्टडी का पार्ट रहे या नहीं? ये तीसरा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर अक्सर जब फॉलो अप करते हैं तो अक्सर पार्टिसिपेंट्स वो लीव कर जाते हैं किसी वजह से, कोई डिजीज कंडीशन की वजह से या कुछ खुद कहते हैं दे डोंट शो देयर इंटरेस्ट फर्दर, दे सेड वी कांट पार्टिसिपेट ड्यू टू सम रीजंस, तो वो नहीं करते देयर पर्सनल रीजंस की वजह से। तो इसके अंदर उन्होंने 68 पार्टिसिपेंट्स का डाटा उन्होंने स्टार्ट में लिया, 68 पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया, फिर 34 को ईच ग्रुप में डाल दिया। इंटरवेंशन में भी 34 कर दिए, उसके अंदर भी 34 कर दिए, कंट्रोल में भी। लेकिन एक पार्टिसिपेंट एट द एंड ऑफ स्टडी के पास 67 थे, एक पार्टिसिपेंट जो है तो वो विथड्रॉ कर गया, उसकी अपनी मर्जी विथड्रॉ कंसेंट, उसने अपनी मर्जी के तहत उसने विथड्रॉ कर लिया, लेकिन वो किस ग्रुप में था? ट्रीटमेंट एज यूजुअल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में। इसको एज यूजुअल ट्रीटमेंट दी जा रही थी कंट्रोल वाले ग्रुप में। आपका जो इंटरवेंशन ग्रुप है उससे लीव नहीं किया, कंट्रोल ग्रुप से एक पार्टिसिपेंट लीव कर गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपके जो ब्लाइंडिंग की गई थी आपके पेशेंट्स की, हेल्थ प्रोफेशनल जो कि असेसर हैं उसकी ब्लाइंडिंग की गई या नहीं की गई? ब्लाइंडिंग बहुत जरूरी है ताकि आपके जो बाइसनेस से बचे जा सके। लेकिन इस स्टडी में क्या था? इस टीएमपी के अंदर ब्लाइंडिंग पॉसिबल नहीं थी, उन्होंने ब्लाइंडिंग स्टडी की नहीं की, क्योंकि मोरिटा थेरेपी के अंदर डिफरेंट पेशेंट को एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जा रही होती है, पेशेंट से पेशेंट को डिफरेंट पेशेंट नो कि उनको थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है। ये पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबल होता है ओनली जब आप किसी ड्रग का इफेक्ट देख रहे हैं। आप किसी आपने कोई ड्रग दी तो उसके अंदर आप प्लेसिबो दे देते हैं, पेशेंट डोंट नो कि उधर वो प्लेसिबो है या एक्चुअल ड्रग है। ये उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि आप ब्लाइंडिंग कर सकते हैं। तो ऐसी स्टडी के अंदर मोरिटा थेरेपी जैसे आप दे रहे हैं, इसके अंदर आप पेशेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं ताकि पेशेंट की या सेसर्स की ब्लेंडिंग की जा सके। पांचवा क्वेश्चन जो है आपके जो वर द ग्रुप सिमिलर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल? अब देखिए जो दोनों ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि क्या वो दोनों ग्रुप सिमिलर है? इसका तकरीबन इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जो उन्होंने ऑथर्स ने जो ग्रुपिंग की, तो ग्रुप्स में डिवाइड किया, उन्होंने पैरेलल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल डिजाइन यूज किया और उसके बाद उन्होंने पहले लोगों को सैंपल को सिलेक्ट कर लिया, फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो जो ग्रुपिंग है वो दोनों में सिमिलर है, एक ही जैसे लोग जो है उन्होंने सिलेक्ट किए दोनों में। लेकिन इस स्टडी से ये देखकर सेम उन्होंने क्या डिसाइड कि ये सीम्स दैट जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें ऐसा है, स्टडी को एग्जांपल में लिया है इसमें से कि जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के ज्यादातर जो लोग थे वो उन्होंने इंटरवेंशन में रखे, जिनको अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे उनको कंट्रोल में, उनको इस तरह से कुछ लोग कंट्रोल में थे, बाकी मैक्सिमम जो थे वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की ही थे दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रोल में सारे ही डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के थे, लेकिन आपके जो इंटरवेंशन में जबकि कंट्रोल में डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स था, कुछ लोग सिर्फ एंजाइटी के भी लोग ओनली एंजाइटी जिनको थी वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। आपकी वैलिडिटी के लिए आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो ये है, aside from experimental intervention what a group treated equally? अब देखो आप एक एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि उस एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन के अलावा एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन क्या दे रहे हैं? ब्रेटल थेरेपी दे रहे हैं। यानी इसके अलावा आप कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट एज यूजुअल जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट दी जा रही है वो दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इसके अलावा बाकी जो मेजर्स थे वो सारों को इक्वली प्रोवाइड किए गए। तो इसका क्वेश्चन इस स्टडी के अंदर सारे जो बाकी जितने भी मेजर्स थे उनको इक्वली उन्होंने इक्वली दिए गए, आप एक्सेप्ट जो आपका एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन मुख्तलिफ होगी दोनों ग्रुप की। लेकिन जो बाकी जो उनको ट्रीटमेंट दी गई, बाकी जो चीजें थी वो सब दोनों ग्रुप्स को इक्वली जो है वो उनको उनके साथ ट्रीट किया गया।
अभी जो है हमने जितने क्वेश्चन थे रिगार्डिंग वैलिडिटी हमने डिस्कस कर लिया। अब इन सारे क्वेश्चन के थ्रू हम असेस करते हैं इधर द स्टडी इज वैलिड और नॉट। तो वैलिडिटी जो है हम इन क्वेश्चन से, इन 6 क्वेश्चन से हम किसी भी स्टडी की वैलिडिटी को हम देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा हम देखते हैं बेटा ट्रस्टवर्दीनेस। आपकी स्टडी कितना ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी स्टडी का लेवल क्या है, आपकी स्टडी कितना आपके, इसके अंदर हम दो चीजें देख रहे होते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं स्टडी के आपके, और उसके जो है आपकी स्टडी कितनी प्रिसाइज है, एक्यूरेसी आपकी स्टडी कितनी है, प्रिसीजन कितनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपकी स्टडी के रिजल्ट्स क्या है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मोरिटा थेरेपी जिनको दी गई वो जो है ज्यादा पार्टिसिपेंट्स रिकवर हुए जिनको मोरिटा थेरेपी दी जा रही थी एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट एज यूजुअल ग्रुप। लेकिन ये जो है ये स्मॉल स्केल पे स्टडी की जा रही थी, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर इसको लार्ज स्केल पे होनी चाहिए ताकि उसका एग्जैक्ट हमें डिटेल हमें जो है एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिल सके। इसके अंदर जो है सेकंड जो ट्रस्टवर्दीनेस का क्वेश्चन है, प्रिसीजन कितनी थी, एक्यूरेसी कितनी थी। पहला क्वेश्चन हमने देखा स्टडी कितनी, आपका रिजल्ट क्या थे। हमें ये देख लिया कि इसका रिजल्ट ज्यादा लोग थे मोरिटा थेरेपी के लोग ज्यादा रिकवर हुए, तो अभी एक्यूरेसी हम देखते हैं। इसमें देखिए 68% पीपल जो मोरिटा थेरेपी जिनको दी गई वो रिकवर हो गए, और जबकि 30% जिनको ट्रीटमेंट एज यूजुअल ग्रुप में जिनको बाकी एज यूजुअल ट्रीटमेंट दी गई उनमें से उसमें से 30% लोग रिकवर हुए, जबकि मोरिटा थेरेपी वाले 68% लोग रिकवर हुए। ठीक है, तो ये है ट्रस्टवर्दीनेस आपके। ट्रस्टवर्दीनेस के अंदर आप दो क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है आपका, स्टडी कितनी, स्टडी के रिजल्ट्स क्या हैं, और वो रिजल्ट्स प्रिसाइज कितने हैं, प्रिसीजन क्या है स्टडी की, एक्यूरेसी क्या है। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन आता है आपके कैस का, क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम का जो तीसरा सेक्शन है, उसके अंदर आप देखते हैं वैल्यू एंड रेलेवेंस, कि आपकी स्टडी कितनी रेलेवेंट है, कितनी क्या लोकली इंप्लीमेंटेबल है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन, कैन द रिजल्ट्स बी अप्लाइड टू लोकल पॉपुलेशन, क्या ये स्टडी जो है हम जिसके एग्जांपल की, क्या इसको लोकली अप्लाई किया जा सकता है। इस स्टडी के अंदर हमने जैसे कि हमने सिस्टमैटिक रिव्यू में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया इसको, एक लोकल आपने मिसाल के तौर पे आपने डिस्कस किया था कि हमने पाकिस्तान ने एक स्टडी की है लाहौर के अंदर। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इसको आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें, तो आप नहीं कर सकते। आपने लाहौर में की है, आप इसको बलोचिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बलोचिस्तान के लोगों पे। तो वो जो स्टडी है आपके डिफरेंट आपके पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो होनी चाहिए, मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है डिसाइड करेंगे कि हमें स्टडी को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं किसी लोकल पॉपुलेशन के ऊपर। तो आप जो है अगर जिस पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी की जा रही होती है उसी पॉपुलेशन के ऊपर ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लोकल इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल है। तो ये जो स्टडी है ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ये स्टडी की गई, तो यूके के अंदर इसको आप डिप्रेशन के अंदर एडिशनल थेरेपी आप जो है एज थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये स्टडी जो है ये पायलट स्टडी है, इसको लार्ज स्केल पे पहले होना चाहिए, फिर ये लोकली इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ओके, आपके जो 10th क्वेश्चन है वैल्यू एंड रेलेवेंस का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जितने भी आपके ये आउटकम्स हैं, क्या ये आउटकम को सारों को कंसीडर किया गया स्टडी के अंदर। बिल्कुल, जितने भी आउटकम्स थे हमने शुरू में डिस्कस किए, सारे आउटकम्स को उन्होंने कंसीडर किया। उनमें पेशेंट से रिलेटेड थे, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड थे, 5 क्वेश्चन को इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के आउटकम्स को उन्होंने कंसीडर किया। हमने तीनों देख लिए, आपके तीनों सेक्शंस को हमने डिटेल में देख लिया कि आपके रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के आपने देखना वैलिडिटी क्या है, कैसे देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस को हम कंसीडर करेंगे, उसके ट्रस्टवर्दीनेस को देखना है तो कौन कौन से क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, उसके वैल्यू एंड रेलेवेंस को देखना है तो कौन कौन से क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ हार्ट स्टडी।